बोलता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम हो गया था। चलो अभी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बोर्ड दिख रहा है पूरा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जो भी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, सेकंड लॉ का, थर्ड लॉ का समझेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है वो सारा चीज देखेंगे। देखो मोशन में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम करा था, ठीक है। कोपरनिकस हो गया, गैलीलियो हो गया, इन सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन न्यूटन ने आकर के एक छोटा सा बात बोला। मतलब 2000 साल तक सेम सेम चीज चला था, सारे लोग जो थे वो सेम चीज पढ़ रहे थे, फिर न्यूटन आया, एक छोटा सा चेंज उसने करा, छोटा सा सेम बात को थोड़ा अलग तरीके से उसने कहा और सारे लोग को अच्छा लगा, ठीक है ना। तब जाकर के जो देखो कोई ऐसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसके अगेंस्ट में, या उसको थोड़ा सा चेंज करके तुम बोल दोगे ना और वो लोगों को अच्छा लग गया, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। वैसे ही न्यूटन ने करा था। तो न्यूटन ने क्या करा, जो म्यूट कर लो, किसी की तरफ से बहुत कर करके आवाज आ रही है। हाँ, तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसमें क्या करा था, देखो पुराने जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने करा था कि अगर एक कोई बॉडी है, अगर बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी चलने लगती है। इतना तक कह के उन्होंने छोड़ दिया था कि कोई भी बॉडी है, अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलने लगेगी। ठीक। ये चीज 2000 साल फॉलो हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। न्यूटन आया, उसने बस एक छोटा सा चेंज कर दिया। उसने बोला ना कि बॉडी है, ठीक है, उस पे फोर्स लगाओगे वो चलेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर बॉडी चल रही होती है उस पे फोर्स लगाओगे तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना छोटा सा चेंज उसने करा और उसके बाद एकदम ड्रास्टिक सा, बहुत ज्यादा, मतलब जो भी मोशन है उसके, ये जो चीज है ये लोगों को बहुत पसंद आए कि ये सच में होता है, लेकिन हम लोग नहीं बोल पा रहे थे, या जो पुराने लोग थे वो नहीं बता रहे थे ये हो रहा है। हमने क्या बस पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बॉडी है, फोर्स लगाओ चलने लगा। न्यूटन ने क्या बोला, बॉडी है, अगर रुका होगा फोर्स लगाओगे तो चलने लगेगा, अगर चल रहा होगा फोर्स लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होने लगेगी। वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, या फिर डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का। आ रही है बात समझ में? तो इसके चलते बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि आज तक हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद उसमें कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं, क्योंकि न्यूटन ने ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। तो लिखना फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, लिखना when on a body when on a body when on a body net applied force is zero, when on a body net applied force is zero, then 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 acceleration of the body will be zero. Then acceleration of the body will be zero. When on a body net applied force is zero, then acceleration of the body will be zero. That is that is that is if a body is at rest, that is if a body is at rest, that is if So a that body is is if at a rest, body is at rest, body is at rest, it will remain at rest. That rest will remain at rest, or if moving, or if moving, or if moving, will continue to move, or if moving will continue to move, will continue to move with constant velocity,
will continue to move with constant velocity until and unless continue to move with constant velocity until and unless a net force is applied on the body, until and unless a net force is applied on the body. तो ये जो लॉ था ये लोगों को ज्यादा कंप्लीट लगा विथ रिस्पेक्ट टू जो प्रीवियस लॉ था, इसलिए इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करा गया, बहुत ज्यादा प्रेज मिला। नेट फोर्स unless and until and unless net force is applied on it, net force applied on it, ठीक है। और न्यूटन्स ने जितने भी लॉ दिए ना, सारे लॉज क्या है, सारे लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, ठीक है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमें उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, फिर हम लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इस लॉ के हेल्प से तुम पता कर सकते हो कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है और कौन सा फ्रेम नॉन इनर्शियल है, ठीक है ना। इसने क्या बोला, ये जो लॉ है ये क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी पे एफ एक्सटर्नल 0 है, बॉडी पे क्या है, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो इसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। और ये कब हो सकता है, जब बॉडी को तुम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे। अरे बात समझ में, तुमने देखा कि बॉडी पे फोर्स 0 है, उसके चलते एक्सेलेरेशन 0, तो तुम कहाँ पे बैठे हुए हो, तुम बैठे हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आ रही बात समझ में। दूसरी चीज, अगर तुमने क्या देखा कि बॉडी पे फोर्स 0 है लेकिन एक्सेलेरेशन नॉन 0 है, तुमने क्या देखा, बॉडी पे नेट फोर्स 0 है और एक्सेलेरेशन नॉन 0 है, इसका मतलब तुम इसको कहाँ से देख रहे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है इसका पहला एप्लीकेशन क्या है कि इसके हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड दैट कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो लिखना, नोट में लिखो, दिस लॉ इज हेल्प, दिस लॉ इज यूज्ड, या दिस लॉ हेल्प्स, दिस लॉ इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, दिस लॉ इज यूज्ड to identify, this law is used to identify frame of reference, identify frame of reference, identify frame of reference। नोट में ही नंबर 2 लिखना, पॉइंट नंबर 2, is also called, this law is also called, this law is also called law of inertia। नोट 2 में लिखना है, it is also called law of inertia। इनर्शिया क्या होता है पता है, व्हाट इज इनर्शिया? कोई भी रेस पार्टिकल रेस में रहने का और मूविंग पार्टिकल मूविंग में रहने का, जो उसका जो इसको एक वर्ड में बोलो, इसको एक वर्ड में बोलोगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करना चाहता है, क्या बोलते हैं उसको, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। आ रही बात समझ में, तो लिखना, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, inertia is a property, inertia is a property by virtue of which, by virtue of which a body opposes, by virtue of which a body opposes, a body opposes the change in, opposes the change in opposes the change in state of rest or motion, opposes the change in state of rest or motion, ठीक है। अगर बॉडी चल रहा है तो वो चाहेगा कि चलते रहे, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन,
रेस्ट और मोशन। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो चाहेगा रेस्ट में ही रहे, स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो चाहेगा कि स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है जो तुमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम बस में चल रहे होते हैं, बस अचानक ब्रेक लगता है तो देखते हैं कि क्या होता है, सडन मोशन होता है। हरी बात समझ में? या फिर अगर किसी पेड़ की टहनी को हिलाओगे, किसी ब्रांच को शेक करोगे तो क्या होगा, लीव्स अपने आप गिर जाते हैं उसमें से। या फिर वैसे ही जब हम कपड़े को पानी से निकाल के ऐसे शेक करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर आ जाते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं, इनर्शिया के एग्जांपल है। ठीक है, नाउ थर्ड जो है, नोट में थर्ड लिखेंगे, लिखना, दिस लॉ गिव्स definition of force. This law gives definition of force. This law gives definition of force which tells that this law gives definition of force which tells that force is essential, which tells that force is an essential factor. Force is an essential factor which is required to change the state of motion or rest of a body. Required to change the state of motion or rest of a body. यानी एक तरीके से यहाँ से क्या आया, यहाँ से फोर्स का डेफिनेशन आया कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स का काम क्या होता है, हम लोग फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीन एप्लीकेशन है जो तुम्हारे फर्स्ट लॉ से पता चला। हो गया? अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। और ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये कहाँ से वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, तो लिखना, सेकंड लॉ में लिखो स्टेटमेंट क्या है इसका। देखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of change of momentum according to this law rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied in the body and change in momentum is in the direction of applied force. The change in momentum Is in the direction of applied force. Change in momentum is in the direction of applied force. ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
कि जो भी तुम्हारा फोर्स है F वेक्टर होता है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और dp बाई dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आ रही बात समझ में? P क्या है? तुम्हारा मोमेंटम है। जब इसका चेंज हम टाइम के साथ देखते हैं तो इसी क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ सर। और ये जो चेंज है ना, ये हाँ जो सर। भी चेंज है मोमेंटम का, ये हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? ये देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना? अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तभी जाकर के न्यूटन सेकंड लॉ तुम्हारा वैलिड है, जो कि क्या बोलता है कि फोर्स जो है किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स के चलते क्या होता है? उस फोर्स के चलते बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। तो जिस रेट से चेंज होगा ना, दैट चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अरे बात समझ में? और जो चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना? समझना, मोमेंटम मोमेंटम जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में है, चेंज इन मोमेंटम फोर्स के डायरेक्शन में। हरी बात समझ में? जैसे वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं बताता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या बताता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है। हरी बात समझ में? क्लियर है? सिमिलर फैशन में इधर भी बताते हैं, क्योंकि फोर्स जो है तो न्यूटन वो सेकंड लॉ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब हम कहाँ से लिख रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिख रहे हैं। अगर उसको नॉन इनर्शियल से जब जाना होता है तो उसी के लिए हम सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अब देखो, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ता है। F इज इक्वल टू K इंटू dp बाई dt होगा। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है कि K जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अगर तुम ऐसा यूनिट में सारी चीजें रख रहे हो तो जो K होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये फोर्स है तुम्हारा, जो कहाँ से आ रहा है? सेकेंड लॉ से आ रहा है। ठीक है? और तुम्हें पता है, एंड P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मास इंटू वेलोसिटी बोलेंगे। अब ये चीज रखोगे, सो F इज इक्वल टू dmv वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। ठीक है? क्लियर है? और अगर मास कांस्टेंट है, इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। ठीक है ना? कोई ऐसा बॉडी तुम ले रहे हो जिसमें मास वेरी नहीं कर रहा है, मास कांस्टेंट है। ठीक है ना? मास भी वेरी करता है, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन हो गया या जेट हो गया, उसमें मास भी वेरी करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी? मास को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अगर मास को कांस्टेंट रखोगे तो इट विल कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन, क्या बचेगा तुम्हारा? m dv बाई dt। ठीक है? हाँ सर। और dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो अगर dv बाई dt एक्सेलरेशन है तो इसको रिप्लेस करोगे तो इट विल गिव F इज इक्वल टू मास इंटू ए। मतलब किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसके चलते बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ही बता दिया था। ठीक है ना? न्यूटन ने पहले ही लॉ में क्या बता दिया कि जो बॉडी में फोर्स लगाते हैं उसके चलते क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और सेकंड लॉ में उसने रिलेशन बता दिया कि हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू फोर्स, कैसे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन कैसे डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, उसने सेकंड लॉ में बता दिया। आ रही बात समझ में? मतलब पहला लॉ डेफिनेशन, दूसरा लॉ देता है मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जो बोल रहा है कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, जहां A वेक्टर क्वांटिटी है एंड FV वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल केस दिया। स्पेशल केस क्या है? उस बॉडी का मास कांस्टेंट होना चाहिए। जिस भी बॉडी पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ए, वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा कि उस बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? वेरिएबल मास भी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? इतना हो गया। हाँ सर। तो ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है। जब हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो सिंपली F इज इक्वल टू मास इंटू ए लिख देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें मिलता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। यानी जो भी तुम्हारा
जो भी तुम्हारा सेकंड लॉ है उसका सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि इसके हेल्प से तुम फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बता सकते हो व्हिच इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। सारी बात समझ में। हम क्या देखेंगे कि एक बॉडी है, ए से एक्सेलरेट हो रहा है, तो अगर ए से एक्सेलरेट हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो तुम बता सकते हो कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? तो लिखना नोट में, सेकंड लॉ गिव्स magnitude and direction of force acting on a body। किसी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये बता देगा। सर बोलो। सर हम जब कोई बॉडी को फोर्स देते हैं तब वो सर कांटेक्ट वो सर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड फ्री नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स काम करेगा? ना क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोलो। हम जब वो किसी सर बॉडी को क्या दे रहे हैं? हम जब कोई बॉडी को फोर्स दे रहे हैं तब कांटेक्ट फोर्स होगा। वो डिपेंड कर रहा है ना कहाँ रखा हुआ बॉडी। देखो बॉडी अगर किसी के साथ टच में रखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ रखा हुआ है टच में, तो इस पे नॉर्मल फोर्स आ रहा है। अब तुम बॉडी को फोर्स दे रहे हो, इधर से हाथ से टच कर रहे हो, तुम कॉन्टेक्ट के ही चलते ना बॉडी को फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो। अगर मैं इसको ऐसा पुश करूंगा तो मैं कैसे पुश करूंगा? कॉन्टेक्ट लगा कर पुश करूंगा। बेसिकली जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स, क्योंकि मैं कहाँ से प्रोवाइड करूंगा? अपने हाथ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, हाथ से टच करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर तुम हाथ से ऐसे धक्का दोगे तो इस पे फोर्स एफ लगेगा एंड दिस एफ इज कॉन्टेक्ट फोर्स, और इसी सेम अमाउंट का फोर्स तुम्हें हाथ पे फील होगा, जो कि न्यूटन ने तीसरे लॉ में बताया था। हमारी बात नहीं समझ सर, में? वो नहीं सर, वो अगर हम फोर्स से पुल करें कोई बॉडी को तो वो ग्राउंड के साथ वो नॉर्मल फोर्स कम करेगा? वो डिपेंड कर रहा है ना कि वो ग्राउंड से टच में है कि ग्राउंड से अगर टच में है तो हमेशा लगेगा, अगर कांटेक्ट है तो लगेगा ही कांटेक्ट फोर्स। अगर कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में है तो देयर मस्ट बी ए कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कांटेक्ट में रख रहे हो तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, और इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n। अब इसको तुम इधर पुल कर रहे हो और जब तक ये कांटेक्ट में है तब तक फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। सर एक ठीक है? फुटबॉल का गोल की सर एक फुटबॉल का गोलकीपर बॉल को जिस तरफ से फेंका था उसका कांटेक्ट फोर्स लगता। क्या 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 फुटबॉल का? तो एक फुटबॉल का गोलकीपर उसने हाँ। तरफ से एक बॉल आया था और वो बॉल का रिमूव कर दिया तो उसका कांटेक्ट फोर्स होगा। कहाँ रिमूव कर दिया? उसे हाथ से गोलकीपर से रिमूव कर दिया उसको। गोलकीपर कहाँ से, मतलब रिमूव कैसे किया? फेंक दिया ऐसे? हाँ सर। अरे बॉल को टच कर रहा है कि नहीं ये पहले बताओ। कांटेक्ट हाँ हुआ टच कर बॉल रहे का, थे। डायरेक्शन हाँ चेंज हुआ, बॉल हाँ का ऐसे टच करा, डायरेक्शन चेंज हुआ, तो उसने बॉल को हाँ जब टच करा तो कांटेक्ट हुआ, तो देयर मस्ट बी ए कांटेक्ट फोर्स, तभी वो उल्टा फोर्स लगा करके उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा ना। बॉल इधर से आया, गोल की इधर खड़ा था, उसने हाथ लगाया, बॉल चेंज होकर के दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो टच हुआ ना वहां पे इस पॉइंट पे। और साथ ही हाँ। साथ बॉडी का मोशन भी चेंज हुआ, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हुआ। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है यानी एक तरीके से बॉडी एक्सेलरेट हो गया, और एक्सेलेरेशन कब होता है? जब फोर्स लगता है। और यहाँ जो फोर्स है वो किसके चलते आया? कांटेक्ट के चलते आया। तो वो कांटेक्ट तो फोर्स में इतना रिलेटिव मोशन भी सर, वो रिलेटिव मोशन भी तो होगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या क्या लपेट रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या कहाँ कहाँ घुस गए हो? अभी फ्रिक्शन तक हम पहुंचे ही नहीं है। बिना फ्रिक्शन तक पहुंचे फ्रिक्शन के सवाल कैसे आ रहे हैं? फ्रिक्शन इसके बाद का चैप्टर है, वहां पे समझना फ्रिक्शन में क्या हो रहा है। हो गया ये? नंबर 2 लिखो। if mass is not constant, if mass is not a constant, मास अगर कांस्टेंट नहीं है, मास टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है,
तो हमने जो लिखा था F इज इक्वल टू mv/dt। अब इसमें से मास को तुम डायरेक्टली बाहर नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस बार मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस बार जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन, जिसमें क्या होता है, पहले एक बार मास को कांस्टेंट रख के dv/dt लिखेंगे, और दूसरी बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के dm/dt लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब भी मास वेरी करेगा, उस इंस्टेंट पे जब हम फोर्स निकालेंगे ना, तो फोर्स का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू m dv/dt प्लस v वेक्टर dm/dt। और यहाँ पे जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा कि उस इंस्टेंट पे मास कितना है बॉडी का और उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है बॉडी का, क्योंकि ये मास एक पर्टिकुलर टाइम का मास बताएगा, ये वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी बताएगा। ये क्या बता रहा है, dv/dt बता रहा है बॉडी का एक्सेलरेशन, और dm/dt बता रहा है रेट एट विच मास ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, ठीक है ना, जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, जो यूज होता है रॉकेट प्रोपल्सन में। आ रही बात समझ में? तो इसके नीचे लिखना, सर अगर कोई बॉडी तो लाइट के स्पीड में जाएगा तो भी तो मास चेंज होगा। लाइट की स्पीड में जाएगा तो वहां पे न्यूटोनियन फिजिक्स काम नहीं करता है। अभी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। जब बॉडी लाइट की स्पीड से चलने लगता है तो क्या हो जाता है, फिर चमकते हैं तुम्हारे आइंस्टीन भैया, ठीक है ना। हाँ, न्यूटन का वहां पे लॉ क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। फेल हो जाता है, ठीक है उसमें ना। तो क्योंकि रिलेटिव हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। जैसे ही कोई चीज लाइट की स्पीड अप्रोच करने लगे या लाइट की स्पीड से चलने लगे, वहां पे न्यूटन के जो भी मेथड्स है वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो शुक्र मनाओ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो फिर तुम्हारा जो भी चांस है कि अगर नीट का पेपर दे रहे हो तो 140 150 आ जाएगा, अगर आइंस्टीन भैया घुस गए तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तुम्हें पढ़ना नहीं है। सर वो हो गया? बहुत टफ है। टफ नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझने में टाइम वेस्ट होगा, जैसे तुम्हारा बहुत ज्यादा सिलेबस है ना यार, अब एक ही चीज पे कितना ही टाइम दे सकते हो, समझ जाओगे लेकिन टाइम लगेगा। जनरली वो जब हायर स्टडीज में फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना, तब तुम्हें रिलेटिव मोशन पढ़ाया ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया जाता है या क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे वहां पे ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो मैकेनिक्स तुम्हारे सिलेबस में है, डैट मैकेनिक्स इज क्लासिकल मैकेनिक्स, जो न्यूटन तक ही सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नहीं सोच लेंगे कि सर ट्रेन लाइट की स्पीड से चल रहा है, हम भी लाइट की स्पीड से चल रहे हैं, तो हमारा स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वहाँ थ्योरी वहाँ जो होता है, ये सब जो रिलेटिव टर्म है वो गायब हो जाता है, ठीक है ना। हो गया? तो इसमें इसके नीचे लिख देना, इन केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन, इन केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन, in case of rocket propulsion, mass of rocket continuously changes. In case of rocket propulsion, mass of rocket continuously changes due to burning of fuel, due to burning of fuel, mass of rocket, sir. continuously changes. Mass of rocket continuously changes due to burning of fuel. Therefore, this formula is used. Therefore, this formula is used to find force on the rocket. Therefore, this formula is used to find force acting on the rocket. So this formula is used. This formula is used to find force acting on the rocket. हो गया? अब रॉकेट प्रोपल्सन जब पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, रॉकेट प्रोपल्सन हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन में, वहां जब चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे या लॉज ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम रॉकेट प्रोपल्सन डिटेल में पढ़ते हैं। वहां पे समझेंगे कि किससे फोर्स लग रहा है, और किसी इंस्टेंट पे अगर रॉकेट पे फोर्स निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये चीज याद रखना, ये जो चीज नोट लिखा है वो मैं यहाँ पे ऐसे रेफर कर दूंगा कि हमने न्यूटन लॉ सेकंड लॉ में पढ़ा था कि
रॉकेट प्रोपल्सन में क्या फॉर्मूला यूज होता है। अब वहां पे फिर से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे कर रहा है। हो गया, तो ये तुम्हारा सेकंड लॉ था। नाउ विल डिस्कस अबाउट थर्ड लॉ। ठीक है, अब देखो थर्ड लॉ का क्या कहना है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको बोलते हैं। अब ये जो लॉ है ये बताता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो एक दूसरी बॉडी भी एग्जिस्ट करेगी जो बॉडी फोर्स लगाए, क्योंकि बॉडी कभी भी फोर्स लगने के लिए तुमको पेयर ऑफ बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है ना। कभी भी फोर्स लगने के लिए क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ बॉडीज होने चाहिए। जैसे अगर मैं हवा में हाथ मारूंगा तो कुछ फोर्स नहीं लगेगा मेरे हाथ पे, क्यों, क्योंकि दूसरा यहाँ पे कोई बॉडी है नहीं जो मेरे हाथ पे फोर्स लगा। आ रही बात समझ में। तो थर्ड लॉ ने बेसिकली बताया क्या, कि फोर्स एग्जिस्ट करने के लिए पेयर ऑफ बॉडीज होनी चाहिए। अगर पेयर ऑफ बॉडीज नहीं होगा तो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ उसने क्या बोला कि दो बॉडीज जो पेयर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है ना, या इंटरैक्शन में है, उनपे जो फोर्सेस लगते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। हरी बात समझ में। जैसे तुमने बोला था कि एक किसी बच्चे ने पूछा था ना गोलकीपर वाला, तो अगर गेंद आया मैंने उसको रोका, ठीक है, तो रोका क्या हुआ, बॉल पे मैंने फोर्स लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने बॉल का मोमेंटम चेंज करा है। बॉल बी वेलोसिटी चल के आ रहा था, मेरे हाथ से टकराया, दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। दोनों केस में बॉल का मोमेंटम चेंज होगा, यानी मैंने क्या करा है, बॉल पे फोर्स लगाया। तो जितना बॉल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही बॉल मेरे हैंड पे फोर्स लगाएगा। और यहाँ पे दो चीजें ध्यान से देख लो, एक क्या हो रहा है, एक जो तुम्हारा चीज है, यहाँ बॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है। दो बॉडीज है, एक गेंद और एक तुम्हारा है हैंड, तभी जाकर के तुम बॉडी पे फोर्स लगा पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे खड़े हो गए, बॉल आ रहा है और उसको हवा में रोक दिए, बिना किसी इंटरेक्शन के, बिना किसी दूसरे बॉडी के इंटरेक्शन में उसको रोक नहीं सकते हो। सारी बात समझ में। और दूसरी चीज क्या है, मतलब पहला चीज पेयर होना चाहिए, दूसरी चीज क्या है कि दोनों जो बॉडीज है उस पे फोर्स कैसे लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक बॉडी पे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दूसरी बॉडी पे कैसे फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। डाउनवर्ड। एक्शन रिएक्शन हमेशा, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं। एक्शन जिस पे काम करेगा, रिएक्शन उसके पेयर वाले बॉडी पे काम करेगा। क्लियर है। कभी भी एक्शन और रिएक्शन सिंगल बॉडी पे काम नहीं करता है। आ रही बात समझ में। तो लिखना थर्ड लॉ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन, every action has, every action has its equal and opposite reaction. Every action has its equal and opposite reaction. Has its equal and opposite reaction. कोई भी फोर्स इंटरेक्शन होगा वो हमेशा किसके चलते जनरेट हो रहा होगा, पेयर ऑफ बॉडीज के चलते जनरेट होगा वो, ठीक है ना। जैसे ये तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पे एक बॉल है, तो ये अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है नीचे, कितना से, mg। तो ऐसा नहीं है कि ये अर्थ ही इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है, ये जो बॉल है ना, इस अर्थ पे भी फोर्स लगा रहा है, कितना से, mg, जो कि किधर की तरफ लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। आ रही बात समझ में। अब जरूरी नहीं है कि फोर्स एक्शन और रिएक्शन होने के लिए दो बॉडी कांटेक्ट में भी होनी चाहिए, क्योंकि फोर्सेस का दो टाइप होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कांटेक्ट फोर्स में क्या आता है तुम्हारा, जो भी जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, या जो हम पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, ये स्प्रिंग से लेकर के, वो सारे कांटेक्ट उनके लिए जरूरी है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इनके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बॉडी डिस्टेंस पे होते हैं तो भी एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। तो अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मास, एक छोटा सा मास है जिसपे फोर्स कितना लग रहा है, उसका वेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उतना ही वेट फोर्स वो अर्थ पे लगाएगा, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। आ रही बात समझ में, क्लियर। अब देखो ये जो mg है ये किस पे लग रहा है, इस गेंद पे लग रहा है, ये जो बॉल है इस पे लग रहा है, और ये जो mg है ये किस पे लग रहा है, ये अर्थ पे लग रहा है। और दोनों का डायरेक्शन क्या है,
अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा एक्शन है, इफ दिस इज योर एक्शन, ये तुम्हारा रिएक्शन है, जो कि कहाँ कहाँ लग रहा है, एक बॉडी 1 पे लग रहा है, एक बॉडी 2 पे लग रहा है। क्लियर, या कोई कंफ्यूजन है तुमको? समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। हाँ सर। सर वो दूसरे एक एक सर बोलना हो सर, वो एमजी 8 की तरफ लग रहा है, 8 वो बॉडी 8 को एमजी लग रहा है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। कैंसिल आउट होने के लिए फोर्सेस एक सेम बॉडी पे लगनी चाहिए, वही तो यही है जो ये मेन कंफ्यूजन होता है बच्चों का, कि सर एक्शन रिएक्शन मिल करके नेट फोर्स जीरो हो जानी चाहिए। नेट फोर्स किस पे जीरो होगा? नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम जीरो होगा। सिस्टम कहने का मतलब दिस बॉल विथ दिस अर्थ, तब नेट फोर्स जीरो होगा अगर कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस पे नेट फोर्स mg है, क्योंकि एक्शन इस पे हो रहा है, रिएक्शन दूसरे पे लग रहा है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का। उनको लगता है ना कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, नहीं, एक्शन किसी और बॉडी पे लग रहा है, रिएक्शन किसी और बॉडी पे लग रहा है। फोर्स को नलीफाई होने के लिए, जैसे ये बॉडी है, इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा रहे हो और दूसरे डायरेक्शन में फोर्स F लगा रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, क्योंकि ये सेम बॉडी पे लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन नहीं बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पहला चीज, दो बॉडी होनी चाहिए, और दो बॉडी के लिए एक बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो दूसरी बॉडी पे भी लग रहा होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी सिंगल बॉडी पे काम नहीं करता है, ताकि तुम ऐसे बोल सको कि सर नेट फोर्स इस बॉडी पे जीरो हो गया, नेट फोर्स इस बॉडी पे जीरो हो गया, तो किसी भी बॉडी पे फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये जो तुम पूछे हो ना, ये 90 बच्चे ऐसे, अगर 100 का क्लास लो तो 90 बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि सर ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। कैंसिल आउट कब होगा? जब सेम बॉडी पे एक्ट करेगा। जब अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो फिर उसको कैसे कैंसिल आउट करोगे? तब अगर नेट फोर्स जीरो रखना है तो इन दोनों को एक साथ सिस्टम लेना पड़ेगा। दोनों को सिस्टम लेने का मतलब अर्थ और इस मास को एक साथ सिस्टम ले लोगे, तब जाकर के तुम बोलोगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि अब ये जो फोर्सेस है ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक ही सिस्टम पे लग रहा है। एक बॉडी पे नहीं बोल रहा हूँ, एक सिस्टम पे लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम कंप्राइज ऑफ मेनी बॉडी, और अगर इंडिविजुअल बॉडी पे चेक करोगे तो इंडिविजुअल बॉडी पे mg लग रहा है, इंडिविजुअल बॉडी पे mg लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ। क्लियर है? हाँ ठीक है सर। सर अगर सर कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हो तो हाँ। उस पे तो mg काम करता है, तो वो तो फिक्स्ड रहता है, इसको कैसे डिस्क्राइब करूं? mg काम करता है तो फिक्स इसलिए रहता है क्योंकि ये टेबल है। ठीक है, जब टेबल पे तुमने बॉक्स को रखा या बुक को रखा, तो इस पे मैंने बोला था क्या कि सबसे पहला फोर्स हम करते हैं mg। ठीक है, सबसे पहला फोर्स क्या करते हैं? mg शो करते हैं। दूसरा फोर्स क्या शो करते हैं? कांटेक्ट फोर्स शो करते हैं ड्यू टू डिस्टेबल ऑन द बुक, जो कि किधर की तरफ लगता है? ऊपर की तरफ लगता है n। तो समझना क्या हो रहा है यहाँ, एक्शन रिएक्शन क्या है? यहाँ एक्शन रिएक्शन क्या है कि ये जो टेबल था ना, इस टेबल पे ये बुक नीचे की तरफ n फोर्स लगा रहा था। क्या हो रहा था? mg लगने के चलते mg कहाँ खींच रहा है ये बुक को? नीचे की तरफ। तो उसके चलते ये जो बुक है ना, इस टेबल पे नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था n नीचे। आ रही बात समझ में? अब उसको काउंटर करने के लिए रिएक्शन जनरेट हुआ, जिसके चलते इस बुक पे n लगा ऊपर की तरफ। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ जनरेट हो रहा है ना, ये किसके चलते जनरेट हो रहा है? ड्यू टू थर्ड लॉ जनरेट हो रहा है, क्योंकि बुक टेबल पे फोर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि बुक चाहता है नीचे जाना। किसके चलते? दिस mg के चलते। लेकिन टेबल उसको नीचे जाने से रोक रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रहा है। ये बुक पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगाएगा, तो बुक पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं ये जो मार्कर है इसको अपने हैंड पे रखूं, तो मार्कर का काम क्या था? मार्कर अगर ऐसे मैं छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगा। ठीक है ना? अगर नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस पे नेट फोर्सेस बैलेंस है, और नेट फोर्सेस बैलेंस है यानी mg को काउंटर करने वाला कोई फोर्स है। ठीक है ना? mg को काउंटर करने वाला क्या है? कोई ना कोई फोर्स है, और वो फोर्स कहाँ से आ रहा है? मेरे हाथ से आ रहा है। mg किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। इसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स लगेगा कहाँ? ऊपर की तरफ।
तो दिस नॉर्मल, तब हम जा करके बोलते हैं कि नॉर्मल mg के बराबर है। ठीक है, हाँ सर। सारी बात समझ में? क्योंकि ये जो अब बुक है वो नीचे कितने सर का फोर्स मतलब लगाएगा? उसमें बॉडी कांटेक्ट में होगा तो उसमें नेट फोर्स 0 होगा, बॉडी कांटेक्ट में होगा तो तो नेट फोर्स 0 होगा। बॉडी कांटेक्ट में होगा और रेस्ट में होगा, या कंटिन्यू ये सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तब नेट फोर्स 0 होगा। फर्स्ट लॉ, जरूरी है कि बॉडी हाँ ठीक है। कांटेक्ट में है नेट फोर्स 0 है, जरूरी नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या बोला है सर कि बॉडी किसी भी कंडीशन में हो, अगर उस पे नेट फोर्स 0 है, कांटेक्ट में हो बिना कांटेक्ट में हो कैसे भी हो, नेट फोर्स अगर 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट या रेस्ट में है, तब जाकर के तुम बोलोगे नेट फोर्स 0 है। क्लियर है? सर कोई स्ट्रेचेबल टेबल बोलो। पर अगर कोई बुक रखता है तो वो बुक अगर नीचे नाम जाए तो उस पर भी वो क्या कंटैक्ट फोर्स mg के ज्यादा है इसीलिए? नहीं, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? बुक ओ सर अगर कोई स्ट्रेचेबल टेबल पर कोई बुक रखे कि ऐसे, स्ट्रेचेबल टेबल, अच्छा हाँ 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 तो वो तो बुक तो नीचे चला जाएगा, हाँ। तो उस पर वो n का वैल्यू mg से कम है इसीलिए जाता है? नहीं, वहां पे क्या है ना कि जो नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस प्रोवाइड करना चाहिए था ना, वो खुद डिफॉर्म हो गया। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगा, या हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन मैं क्यों अप्लाई ऊपर कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये एक हार्ड सरफेस में इसको बना रहा हूँ जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अभी इसको मैं स्ट्रेच कर दूंगा ऐसे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि वेट के चलते वो बॉडी स्ट्रेच हो जा रहा है, मतलब उसके पास एक दूसरा नेचर है जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। अगर वो डिफॉर्म हो गया तो तुम पे फोर्स अपोजिट वो लगा करके उसको रोक के रखेगा ही नहीं, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि mg के चलते वो खुद डिफॉर्म हो गया, तो एक्शन रिएक्शन कुछ बना ही नहीं। ठीक है ना, रिएक्शन जनरेट हुआ ही नहीं। रिएक्शन जनरेट कब होगा? जब दूसरी बॉडी अपोज करेगी। जब मैंने टेबल पे रखा, बुक नीचे जाना चाहता है लेकिन टेबल नहीं जाने दे रहा है, यानी वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं स्ट्रेचेबल टेबल पे रख दूंगा तो जिधर जाना है वो चला गया, तो कोई रिएक्शन ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, एक्शन में नीचे नीचे जा रहा है वो। ओ ठीक है, हटा दे इसको। अब देखो यही से क्या होता है कि जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे ना, जितना भी पहले हमने पीछे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वहां से तुम क्या कर सकते हो, एक्शन रिएक्शन जनरेट हो रहा था, जिसके चलते हमने क्या लिखा था, जैसे ये दो बॉडी कांटेक्ट में थी तो ये कांटेक्ट सरफेस पे एक्शन रिएक्शन जनरेट हुआ था, जिसके चलते हमने बोला था कि अगर नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है इस पे, तो दूसरी वाली बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है ना, जैसे ये कांटेक्ट पे हमने निकाला था ना कि कांटेक्ट फोर्स, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे तो हमने बोला था कांटेक्ट के चलते इस पे अगर इधर फोर्स लग रहा है तो दूसरे वाले पे उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों? हाँ सर। कि अगर ये इसको इधर धक्का दे रहा है तो उतना ही फोर्स से, उतना ही अमाउंट से ये ब्लॉक इसको उधर धक्का देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। साइज कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, एक पेंसिल है तुम्हारे पास और इस पेंसिल से तुम अगर कोई बहुत बड़े बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हो, एक पेंसिल है तुम्हारे पास, उस पेंसिल से बहुत बड़े फोर्स पे लगा, बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये पेंसिल जितना फोर्स इस बॉक्स पे लगा रहा होगा, सेम अमाउंट में वो बॉक्स इस पेंसिल पे भी फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है ना, तो कभी साइज पे मत चले जाना कि सर इसका साइज बहुत बड़ा है तो ये कैसे उतना ही फोर्स लगा सकता है, पेंसिल बहुत छोटा है तो वो कैसे उतना फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं होता। तुम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ, उसका एक्शन जनरेट होगा, और एक्शन जनरेट होगा तो वैल्यू जो लगेगा फोर्स का वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ठीक है ना, जैसे टेंशन था हमारे पास, टेंशन में हम क्या कर रहे थे, रस्सी को दो पार्ट में काट रहे थे। ये रस्सी है तुम्हारा, टेंशन देखने के लिए हम क्या कर रहे थे, रस्सी को दो पार्ट में काट रहे थे कि लो मैंने काट दिया, काट के एक रस्सी यहाँ रखा, एक रस्सी यहाँ रखा। मैंने बोला था कि अगर इस रस्सी पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो जो दूसरा पार्ट है रस्सी का उस पे कितना लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। सारी बात समझ में? क्योंकि हर एक पार्टिकल जो है वो एक दूसरे पे क्या लग रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जैसे ही काट के अलग करोगे ना तो फोर्सेस किस में बदल जाएंगी, एक्शन रिएक्शन पेयर में बदल जाएंगे। ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये जो फोर्स है ना, ये जो इधर जो पोर्शन थे, इधर जो मॉलिक्यूल्स थे वो किस पे फोर्स लगा रहे थे, इधर की तरफ, इसके चलते वो इधर धक्का दे रहे हैं। इधर के जो मॉलिक्यूल्स है, इधर के मॉलिक्यूल्स उस पे इधर मॉलिक्यूल्स के चलते फोर्स लग रहा है जो कि इधर की तरफ लग रहा है। क्लियर है? तो इसलिए हम टेंशन टी और टेंशन टी यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये सारी जो एप्लीकेशन, सारा ये जो एप्लीकेशन है किसके चलते आ रहा है,
ये आ रहा है तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के चलते। आगे हम फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, तो फ्रिक्शन में समझो क्या होगा, जैसे ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे तुमने एक ब्लॉक रखा, हमें पता क्या चला कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ। तो ये जो सरफेस है इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। आ रही बात समझ में? अगर ये ब्लॉक है, फ्रिक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि हमने क्या देखा कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन अगर ब्लॉक पे आगे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है, तो जो तुम्हारा ग्राउंड है उस पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा होगा? पीछे की तरफ लग रहा होगा। वैल्यू सेम बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी बोलो, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो ठीक है। एक हेडिंग लिखना, इम्पल्स। इम्पल्स समझते हैं इम्पल्स क्या होता है? लिखना, if a force F, if a force F, if a force F acts on a body, if a force F acts on a body, acts on a body for very short interval of time, for very short interval of time, for very short interval of time, this is known as, this is known as, this is known as impulsive force. This is known as impulsive force. This is known as impulsive force. And change in momentum, and change in momentum, and change in momentum produced by this impulsive force, and change in momentum produced by this impulsive force, change in momentum produced by this impulsive force is known as, is known as, is known as impulse, is known as impulse. ठीक है? सर वो चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंपल्सिव फोर्स, उसके बाद क्या is बोले? known as impulse, is known as impulse, is known as impulse. ठीक है? समझना है क्या बोल रहा हूं? जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बॉडी पे बहुत देर तक फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना? बॉडी पे हमें, जैसे ये फुटबॉल, ये सॉरी, जब हम बॉल को किक करते हैं, फुटबॉल में जब बॉल को किक करते हैं, या फिर जब बॉल को बैट से हिट करते हैं, या फिर स्लैप लगाते हैं, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये सारे जो एग्जांपल्स है, यहाँ पे जो फोर्स आता है इसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होना है एप्लीकेशन का, कितना देर तक वो बॉडी कांटेक्ट में रहा बैट से, जैसे बॉल कितना देर कांटेक्ट में रहा बैट से, या बॉल कितना देर कांटेक्ट में रहा फुट से जब हम किक लगाते हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ठीक है ना? मे बी माइक्रो मिली सेकेंड का होता है। तो उसके चलते जो फोर्स आता है ना, उस फोर्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया है। कैसा नाम दिया है? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं उसको। ठीक है? और इस इम्पल्सिव फोर्स के चलते जो चेंज होता है मोमेंटम में, उसको भी एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स बेसिकली है क्या? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? एक वीआईपी पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो कहाँ से आया? ये आया इम्पल्सिव फोर्स से। क्लियर है? इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल भी जो होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये है क्या? चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम किसके चलते? इम्पल्सिव फोर्स के चलते। क्लियर है? आ रही बात समझ में? लिखना, हाँ सर। लिखना ग्राफिकली, ग्राफिकली। सर हाँ बोलो। वो जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के टर्म में जो
फोर्स अप्लाई करते हैं उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, और उसके दौरान जो चेंज इन मोमेंटम आता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। हाँ हाँ, मेरा ही बात रिपीट कर रहे हो तुम। हाँ वही, बट अगर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर फोर्स लगाए तो फोर्स ही तो एक्ट करेगा, चेंज इन मोमेंटम कब एक्ट करेगा? नहीं नहीं, किसी भी फोर्स के चलते मोमेंटम चेंज होता है, भले वो हाँ इम्पल्सिव फोर्स हो या कैसा भी फोर्स हो। कभी भी फोर्स अप्लाई करोगे, अगर किसी हाँ बॉडी पे नेट फोर्स नॉन जीरो है तो उसके चलते मोमेंटम का चेंज होना है, मतलब मोमेंटम चेंज होगा ही अगर बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो। ठीक है, कैसा भी फोर्स है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है इतना? हाँ सर। अब अगर उस फोर्स को तुमने इम्पल्सिव कर दिया, मतलब बहुत सर ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करा, एक एक अरे एक का क्लियर कर लें दो ना, तो उसको जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है? हाँ सर, मतलब हाँ इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स दोनों अलग अलग है तो? अरे इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है और इम्पल्सिव फोर्स फोर्स है। ओके सर। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना? हाँ, इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम है ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स। ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स। तो फोर्स और मोमेंटम कैसे कंपेयर कर सकते हो उसको? कम जो डेफिनेशन है, मतलब जो मैंने डेफिनेशन बताया इम्पल्स का, वो क्या है? वो कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम किसके चलते? इम्पल्सिव फोर्स के चलते, तब उसको इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है? ओके सर। हाँ, हाँ दूसरा और किसी ने कुछ पूछ रहा था, बोलो। सर इसका किसी और मतलब ने कुछ जब इम्पल्सिव फोर्स मैंने एक्ट कर दिया उसके बाद तो ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा? कहा चलेगा? कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा? इधर से बॉल आ रहा था, ठीक है, तुमने हाँ बैट मारा, बॉल कहीं इधर जाने लगा या इधर जाने लगा। हाँ सर, बैट से टच करने के बाद। बॉल से, बैट से टच करने के बाद हाँ, टच करने के बाद क्या हुआ? वो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा? वो डिपेंड करेगा ना। अगर कांस्टेंट छक्का तुमने मार दिया, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता तब तो बॉल रुकता ही नहीं कहीं। रुकता है ना, क्योंकि उस पर बहुत सारे और भी फोर्सेस लग रहते हैं, एमजी लग रहा होता है, एयर ड्रैग लग रहा होता है, जिसके चलते वो जाकर कहीं गिर जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए। ओके। कांस्टेंट स्पीड से क्यों चलेगा? अगर तुम उसको हिट करोगे तो कांस्टेंट स्पीड से क्यों चलेगा? क्योंकि अगर उसको हिट करा तुमने तो वो कहाँ चला गया? हवा में चला गया, और जब हवा में गया तो हवा में क्या लगता है? ड्रैग लगता है, एयर ड्रैग, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है? नहीं सर। नहीं होता है ना। नहीं सर। हाँ, तो नहीं मानेंगे वैसे, अपने मन से कुछ क्यों कंक्लूजन निकाल लेते हो कि टकराने के बाद तो सर हो जाएगा। हमारा मतलब क्या है ना, हमारा अभी यहाँ मतलब है इस इम्पल्सिव फोर्स, और इस उस इम्पल्सिव फोर्स से जो चेंज इन मोमेंटम आता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है? बोर्ड दिख रहा है? लाइट चली गई यार, अंधेरा हो गया, बारिश होने वाली है। कितना टाइम बचा? इंटरनेट ना चला जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? हाँ अब सर। मैं क्या, हाँ, क्या जो बता रहा था वो जल्दी से लिख लो, छोटा सा है वो, लिखना। ग्राफिकली ग्राफिकली impulse is impulse is given, graphically impulse is given by the area, impulse is given by the area, impulse is given by the area under force versus time graph, area under force versus time graph। ठीक है? यहां से कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है। ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसमें बताओ इम्पल्स कितना है, ग्राफ दे देगा तुमसे, पूछ लेगा, तो ग्राफ से इम्पल्स कैसे निकलेगा? एरिया अंडर कौन कौन सा? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ से। अब समझो ये ऐसे हो क्यों रहा है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स बराबर होता है डीपी बाई डी के। पढ़ा है हमने अभी सेकेंड लॉ में। ठीक है? सर। और ये ऊपर वाला जो चीज है, ऊपर वाला ये है क्या? चेंज इन मोमेंटम है। डीपी का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं? ऊपर वाला जो तुम्हारा चीज है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। और अगर ये फोर्स इम्पल्सिव हो जाए ना, अगर ये फोर्स कैसा हो गया? इम्पल्सिव फोर्स हो गया,
तो इस चेंज इन मोमेंटम को हम किस नाम से जानते हैं? इम्पल्स। के नाम से जानते हैं। तो impulse, अगर तुमको इम्पल्स निकालना है डीपी, तो दिस कैन बी रिटन एज एफ इंटू डी टी, है कि नहीं? अगर डीपी कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एफ इंटू डी टी, है या ना? और अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो दिस डेल्टा पी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डी टी, है कि नहीं? जब इधर इंटीग्रेट करोगे, इधर इंटीग्रेट करोगे, तो ये चेंज हो जाएगा, डीपी चेंज हो जाएगा डेल्टा पी में। आ रही बात समझ में? और इधर क्या चेंज होगा? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने जब तुमको बताया था इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग, तो इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व? फोर्स वर्सेस टाइम, जो क्या दे रहा है? इंपल्स दे रहा है। नहीं समझ में आ रहा? बोलो, किसी की कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं सर। तो अगर तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है किसका, ग्राफ अगर तुम्हें दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम का, कुछ इस तरीके का मैंने ग्राफ दे दिया और तुमसे पूछ लिया इस ड्यूरेशन में इम्पल्सिव फोर्स बताओ, तो ये एरिया कैलकुलेट कर लो। ये जो एरिया होगा ये किसके बराबर होगा? इम्पल्स के बराबर। ठीक है सर जल्दी से इम्पल्स का यूनिट बता दो। व्हाट इज यूनिट ऑफ इम्पल्स? केजी मीटर। केजी न्यूटन सेकेंड। केजी मीटर कैसे हो सकता है? केजी मीटर पर सेकंड बोल सकते हो उसको, या फिर न्यूटन सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, हाँ सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड बोल लो या फिर न्यूटन सेकंड बोल लो। तो अगर यूनिट की बात करोगे, यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का यूनिट क्या है? इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम का यूनिट। ठीक है, तो अगर वहां से देखोगे तो एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट को तुम क्या लिख सकते हो? केजी मीटर पर सेकंड। या फिर इस डेफिनेशन से देखोगे, डेल्टा पी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, तो वहां से फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो तुम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? और कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर अगर इम्पल्सिव फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में लगता है तो उसमें टाइम ग्राफ कैसे आएगा? टाइम तो बहुत ही मिनिमम है ना। हाँ, तो हमने उसी मिनिमम टाइम में ग्राफ प्लॉट कर लिया। और माइक्रो ना भी मिली minimum सेकेंड time। पर उतना मिली टाइम में सेकंड भी माइक्रो ग्राफ, सेकंड उसके लिए भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में टाइम आएगा तभी तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं या उसको मेजर करते हैं ना। हाँ, ऐसा थोड़े है कि हम हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं ऐसे ग्राफ में प्लॉट करूं, इधर फोर्स है एफ 1 माइक्रो सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड, 3 माइक्रो सेकेंड, तो मैंने कर लिया, क्या दिक्कत है? अरे अभी लाइट का स्पीड हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं यार, तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो? अभी Okay. तुमने क्या करा है? लाइट का स्पीड कैलकुलेट कर पा रहे हो ना? तो ये माइक्रो हाँ, मिली हाँ। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय 3 into 10⁸ सेकेंड। लाइट इतने सेकंड में कितना लेंथ ट्रेवल करता है ना, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसी को 1 मीटर बोलते हैं। जो कि रेफरेंस है तुम्हारा, दैट रेफरेंस इज यूज्ड। जो मीटर का डेफिनेशन है ना, वो क्या है तुम्हारा? यही तो है। तो तुम यार इतना डिवीजन में कर सकते हो, तो ये माइक्रो मिल, ये कौन सी बड़ी बात है अभी के लिए? ओके सर, ठीक है। ठीक है, हाँ और किसी कोई दिक्कत बोलो। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में। नहीं है ना? सर वो इसी वर्मा में एक क्वेश्चन था कि अगर हाँ। दुनिया का सभी घड़ी 2 सेकंड फास्ट हो जाए एंड लेंथ सभी का लेंथ बढ़ जाए तो हम क्या लाइट का वो सर लाइट का स्पीड से वो पता कर सकते हैं? घड़ी का क्या हो जा? घड़ी अगर सब घड़ी 2 सेकंड फास्ट हो जाए हाँ, एंड घड़ी 2 सभी का सेकंड और लेंथ। हाँ, सभी का लेंथ लाइट जो है,
लाइट जो होता है ना वो किसी भी तुम्हारा रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। लाइट जो क्या है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है वो। तो टाइम तो तुम घड़ी को पीछे करो या आगे पढ़ो करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट जो भी है वो मोस्ट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसी भी वॉच लेके बैठो, कैसी भी घड़ी लेके बैठो, उसको फर्क नहीं पड़ता है लाइट की स्पीड को। तुम कहीं से भी देखो, यहाँ देखो, चांद पे जाकर के अगर लाइट की स्पीड देख रहे हो उतना ही है, कहीं भी जाकर के देखोगे लाइट की स्पीड वही रहेगी, तुम्हारा घड़ी कैसा भी हो, लेंथ कैसा भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके क्योंकि लाइट किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता है, लाइट का स्पीड किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। और कुछ हो गया? चलो फिर अगर किसी को डाउट नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉरी। थैंक यू एवरीवन।